Hi everyone. Today we are going to study इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर पे देखो हमने क्या देखा था, ऑपरेशन शेड्यूलिंग, उसको फिनिश कर दिया था हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो देखो इन्वेंट्री वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज इन्वेंट्री? व्हाट इज इन्वेंट्री? को किसी भी गुड्स को स्टोर करके रखना इन्वेंट्री कहलाती है। ठीक है, अब वो गुड्स क्या हो सकता है, जैसे गुड्स हैं, इनको स्टोर करके रखना है अपने को, हमको क्या करना है, गुड्स को स्टोर करके रखना है। ठीक है, अब देखो ये गुड्स रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, सेमी फिनिश्ड हो सकता है, ठीक, और फिनिश्ड हो सकता है। ठीक है, फिनिश्ड मतलब कि प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, रॉ मटेरियल आया, प्रोसेसिंग हुआ, देन उस पर फर्दर प्रोसेसिंग हुई और वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि डिमांड आएगी, डिमांड कैसे आती है, जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट होती है तब डिमांड आती है। अब मान के चलो हमने इन्वेंट्री पहले से मेंटेन करके रखी हुई है हर स्टेज में, मतलब इस स्टेज में भी हमारे पास इन्वेंट्री है, इस स्टेज में भी इन्वेंट्री है, इस स्टेज में भी, मतलब इनको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। अब जैसे ही डिमांड आएगी हम कस्टमर की नीड फुलफ़िल कर देंगे। अब कस्टमर की नीड फुलफ़िल करेंगे तो यहाँ से थोड़ा स्टॉक कम होगा, यहाँ से थोड़ा स्टॉक कम होगा, तो इसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अपने को फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है वो स्टॉक फुल करने के लिए। तो ये यहाँ स्टॉक फुल कर देगा और रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सेमी फिनिश्ड कंप्लीट हो जाएगी, सेमी फिनिश्ड हो जाएगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश से फिनिश, और इससे हमने डिमांड फुलफिल कर दी। तो इन्वेंट्री का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है स्मूथ तरीके से रन करता रहे, कहीं भी रुके ना। ठीक, और सेकंड इफ़िशिएंट तरीके से। अब इफ़िशिएंट तरीके से कब रन करेगा, अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ स्टॉक कर लिया और इतनी डिमांड नहीं आई तो वो इफ़िशिएंट तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर स्टॉक करके रखते हैं, उसकी उतनी डिमांड नहीं होती है, तो अपने को लॉस ही होता है, एक टाइम बाद प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको हर स्टेज में कितनी इन्वेंट्री स्टोर करके रखनी है। ठीक, तो इसमें अपने को यही पता लगाना रहता है कि जो हमारा राइट अमाउंट है इन्वेंट्री का, राइट क्वांटिटी कितनी है इन्वेंट्री की, कि हम उसको अपने पास स्टोर करके रखें। ठीक है, तो राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम, सही समय पर सही क्वांटिटी हमारे पास स्टोर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स यूज होते हैं, वो हमारे सारे इन्वेंट्री कंट्रोल में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। अब इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है? फर्स्ट, फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री, या इसको बोलते हैं डीम्ड इन्वेंट्री। क्या मीन्स है इसका, क्या मीन्स है? इसमें अपने को मेंटेन करके रखना पड़ता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। फ्लक्चुएशन का मतलब ही है कि अनसर्टेन डिमांड, ना तो डिमांड फिक्स है कितनी आएगी, ठीक है, अनसर्टेन डिमांड एंड अनसर्टेनिटी रहती है सप्लाई में भी, हमारे पास कितना स्टोर है उस हिसाब से हम सप्लाई करेंगे। ठीक, तो अनसर्टेन डिमांड और अनसर्टेन सप्लाई, इनके बीच में अपने को मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये सारा का सारा आता है फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री में। ठीक,
अब दूसरा है एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। अब ये क्या टर्म है? अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, फ्यूचर में जैसे कि हम अगर कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं या फिर कोई छोटा मोटा स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आने वाली डिमांड का अंदाज़ा हमें होना चाहिए कि कुछ टाइम बाद ये डिमांड आने वाली है। तो उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेंट्री बिल्टअप की जाती है उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन इन्वेंट्री। मतलब एक तरीके से ये इमरजेंसी इन्वेंट्री हो गई कि फ्यूचर में जो डिमांड आने वाली है उसके लिए तत्काल हमने इस इन्वेंट्री को फुलफ़िल किया, इस इन्वेंट्री को बनाया। तो बिल्टअप इन्वेंट्री वंस बाय एंटिसिपेटिंग और foreseeing the future demand। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देख लें कि कैसे फ्यूचर में डिमांड आने वाली अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि अपना फेस्टिवल होली आया, होली आया तो मार्केट में कुछ दिन पहले से ही कलर्स की भरमार हो जाती है। तो एक तरीके से इन्वेंट्री तो हुई कि सबको पता है होली आने वाली है, कलर्स बिकेंगे, सभी ने कलर्स का स्टॉक कर लिया। ऐसे ही रक्षाबंधन पर राखी, बस मेन सोचने वाली बात यह है कि ये अपने को कितना स्टोर करके रखना है कि अपना कम से कम मनी इन्वेस्ट हो। ठीक है, ये अपने को कितनी स्टोर करके रखनी है चीज़ें कि अपना कम से कम मनी इन्वेस्ट हो और सारी की सारी लगभग बिक भी जाए। तो ये मेन अपना होता है रियल बिजनेसमैन का काम। स्टोर करके तो कोई भी रख सकता है, पर रियल बिजनेसमैन का काम क्या होता है कि ये राइट क्वांटिटी में अपने पास स्टोर होनी चाहिए कि अपने को कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो तो कम से कम हो, प्रॉफिट हो तो अच्छे से अच्छा हो। ठीक। थर्ड, साइकिल और लॉट साइज इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है? साइकिल लॉट साइज इन्वेंट्री, देखो हमारी जो कंजप्शन रेट होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जो कंजप्शन रेट होती है किसी प्रोडक्ट की वो डिफरेंट होती है किससे? उसके उसकी प्रोडक्शन रेट से या बोल सकते हैं परचेजिंग रेट से। तो इस डिफरेंस की वजह से आइटम्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और यही रीज़न बनता है लॉट साइज का, which is the reason of lot size। ठीक। फोर्थ इन्वेंट्री क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इन्वेंट्री इसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव हो रही है। ठीक है, जैसे कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें एक बल्क में गुड्स को स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री का एग्जांपल है कि नहीं है? तो बस वही चीज़ इसमें इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको
मूव कराया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू एनोदर। ठीक है, ये अपने इन्वेंट्री के टाइप हो गए। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है, और उनका सही मतलब पता होना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये अपने को मोस्टली गिवन रहते हैं न्यूमेरिकल्स में, लेकिन जब तक हमें इनका सही मीन्स नहीं पता होगा हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट होल्डिंग ऑब्लिक कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसी कॉस्ट जो स्टॉक को होल्ड करने में खर्च हो वो कहलाती है होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट। और स्टॉक को होल्ड कहाँ करते हैं? इन्वेंट्री में, ठीक है। तो वही चीज़, तो कॉस्ट एसोसिएटेड विथ द होल्डिंग ऑफ गुड्स इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में अपने गुड्स को होल्ड करने में जो कॉस्ट खर्च हो उसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग और कैरिंग। सेकंड, सेटअप कॉस्ट, या बोल सकते हैं ऑर्डर कॉस्ट। और अब सेटअप कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है? ये मोस्टली एक ही टर्म की तरह यूज होते हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। देखो, हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना रहता है कुछ अपना, ठीक है। उसके लिए छोटे छोटे, कई बार क्या होता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको असेंबल करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में से कुछ कंपनी तो क्या करती हैं, उन प्रोडक्ट को बाहर से ऑर्डर कर लेती हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बना देती हैं, ठीक है। और कुछ कंपनी क्या करती हैं कि उस छोटे प्रोडक्ट को भी अपनी ही कंपनी में प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो देखो, जब हम उस स्मॉल प्रोडक्ट बोल रहे हैं या सब प्रोडक्ट बोल लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट है तो सब प्रोडक्ट बोल लेते हैं, तो उस सब प्रोडक्ट को अगर हम बाहर से ऑर्डर करके मंगाएंगे तो वो आ जाएगा किस में? ऑर्डरिंग कॉस्ट में, ठीक है। और अगर हम उसको अपनी ही कंपनी में प्रोड्यूस करेंगे तो वो आ जाएगा सेटअप कॉस्ट में। सेटअप कॉस्ट में कैसे? क्योंकि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने को मशीनरी स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर अपने पास रहता सारा कुछ पहले से ही है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ता है, हमको मशीनरी रन करानी पड़ेंगी, ठीक है। प्लांट स्टार्ट करना पड़ेगा, लेबर बुलानी पड़ेगी। तो कई सारे टर्म्स में जो पैसे खर्च होते हैं वो सारा का सारा किस में आता है? सेटअप कॉस्ट में। ये होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट समझ में आ गया, सेटअप और ऑर्डर कॉस्ट समझ में आ गया। होल्डिंग कॉस्ट क्या? किसी भी आइटम को इन्वेंट्री में होल्ड करने में जो कॉस्ट लगे वो ये होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। और किसी भी सब प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में जो कॉस्ट खर्च हो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, और उसको प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट खर्च हो वो सेटअप कॉस्ट। तो दोनों एक ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वन है शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट। इसमें देखो क्या होता है शॉर्टेज और स्टॉक आउट कॉस्ट में। हमने किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट्री में स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जो हमने स्टोर करके रखा है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में, और जितनी डिमांड आई उस हिसाब से हम फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो अपनी जो प्रोडक्शन में क्या टर्म आ गया? शॉर्टेज का। डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाए, अब शॉर्टेज का टर्म आ गया तो क्या होगा? सारा कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड तो हमें कस्टमर की फुलफ़िल करनी है।
तो सारा कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी करने के लिए सारा कुछ एक फास्ट प्रोसेस में करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी खर्च होगा। अब वो एक्स्ट्रा मनी कंपनी पर एज अ पेनल्टी कॉस्ट पड़ेगा कि अगर वो शॉर्टेज नहीं होती तो ये आराम से डिमांड फुलफ़िल कर लेते और उनको एक्स्ट्रा मनी नहीं खर्च करना पड़ता। लेकिन अब शॉर्टेज आ गई तो उनको डिमांड तो फुलफ़िल करनी है, वरना कंपनी की गुडविल ख़राब होगी, और गुडविल को अगर कंपनी को बचाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, फास्ट प्रोसेस करनी पड़ेगी जिससे हम डिमांड फुलफ़िल करें। फास्ट प्रोसेस करने के लिए या तो एक्स्ट्रा मशीन अप्लाई होती है या फिर एक्स्ट्रा लेबर अप्लाई होती है, तो वो सब अपने को मैनेज करना पड़ता है। तो ये एज अ पेनल्टी कॉस्ट इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। और लास्ट कॉस्ट है आइटम कॉस्ट। अब आइटम कॉस्ट समझ ही गए, एक किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आइटम कॉस्ट, हाँ, मतलब कि कॉस्ट पर प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स की कॉस्ट, किसी भी एक यूनिट की, ठीक है। मतलब सीधी सी बात यह है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या कहलाएगी, आइटम कॉस्ट, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या है, डिमांड। डिमांड कैसे आती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट से, तो बस वही है, नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे कि 50 प्रोडक्ट्स पर वीक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वीक में 50 प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट आई है, तो वो अपनी क्या है, डिमांड है, कस्टमर डिमांड आई है, ठीक है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो पर्टिकुलर आइटम्स की जो रिक्वायरमेंट आती है वो डिमांड में आती है। अब देखो डिमांड 2 टाइप की होती है, एक तो डिटर्मिनिस्टिक, सेकंड प्रोबेबिलिस्टिक। नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ सब कुछ डिफाइन है, यहाँ प्रोबेबली होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक में क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक में तो डिमांड क्या होती है, नॉन, और फिक्स रहती है, ठीक है। मतलब अपने को यहाँ पहले से पता होता है कि डिमांड कितनी आने वाली है और कब आने वाली है, ठीक। यही चीज़ यहाँ जस्ट अपोजिट रहती है, अननोन एंड फ्लेक्सिबल। अब एक्चुअल कंडीशन इनमें से कौन सी है, ये वाली। क्यों, क्योंकि रियल लाइफ में कभी डिमांड पहले से फिक्स होती है क्या, नहीं, कभी भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेजर पोर्शन है वो इस पर डिपेंड रहेगा इसमें, क्योंकि हमारी जो गेट के सिलेबस में वो दोनों ही हैं, लेकिन इसका मेजर पोर्शन रहेगा। अपने को ये डिमांड फिक्स करके चलना है, हमको न्यूमेरिकल्स में हमेशा डिमांड फिक्स दी रहेगी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दी रहेगी कि इतनी डिमांड आई है, ठीक। और लास्ट टर्म क्या आया, लीड लैग टाइम। लीड टाइम क्या है, जैसे हमने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का ऑर्डर मान के चलो आज दे दिया, उसको हम तक आने में 2 वीक लग गए। ऑर्डर गया, देन वहाँ से प्रोडक्ट आया,
कितने वीक लग गए? 2 वीक। तो ये 2 वीक जो लगे ना, यही कहलाएगा लीड टाइम। मतलब ऑर्डर डिस्पैच होने से गुड्स के इंडस्ट्री में आने तक का जो टाइम रहता है वो कहलाता है लीड टाइम। ठीक। अब ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए अपने जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। अब हम कल से क्या पढ़ेंगे? मॉडल, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। कल हम मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, एक EOQ। मतलब क्या इसका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ये है कि हम इन्वेंट्री में कितना प्रोडक्ट स्टोर करके रखें कि हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम रहे। ठीक है, समझ में आया? हम इन्वेंट्री में कितना प्रोडक्ट स्टोर करके रखें कि हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम रहे, तो इसलिए हम EOQ फाइंड करते हैं। और सेकेंड टर्म रहता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, क्योंकि जो हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम के लिए EOQ निकाल रहे हैं, तो वो हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इन रुपीज़ भी तो निकाल सकते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट है क्या। तो ये 2 टर्म अपने को मेन फाइंड करने रहते हैं। सारे मॉडल्स में हम इन 2 टर्म्स को फाइंड करेंगे। मेन जो एम रहता है हमारा वो ये निकालना रहता है, ठीक है, ये फाइंड करना रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, जिससे मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता रहेगा और वीडियो जल्दी जल्दी आने लगेंगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।